दार्जिलिंग में रहने वाली एक लड़की यामिनी एक दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली और घर आने में उसे थोड़ी सी देरी हो गई। सिर्फ इस एक छोटे से इंसिडेंट के साथ उसकी जिंदगी में हॉरिफाइंग घटनाओं की शुरुआत हो गई। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं जिसकी वजह से उन्हें इंडिया तक छोड़ने की नौबत आ गई। ये बात है तब की जब यामिनी 11th क्लास में पढ़ती थी और दार्जिलिंग में एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। इनके परिवार में इसके मम्मी पापा, इसकी दादी और इसकी बुआ का परिवार रहता था। बेसिकली इसकी बुआ अपने पति को छोड़ करके यानी उनसे डाइवोर्स लेकर के इन्हीं के घर में अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई थी। ऊपर से देखने में इनका परिवार एकदम नॉर्मल और सॉर्टेड लगता था, लेकिन बहुत से घरों की तरह इनके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। वही एक शब्द, रिश्तेदार, जो अगर अच्छे हों तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है और अगर नहीं तो जहन्नुम। बेसिकली जो यामिनी की दादी थी वो उसके मदर और फादर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि बहुत समय पहले यामिनी के फादर ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के उसकी मम्मी से लव मैरिज कर ली थी। इनफैक्ट जब से यामिनी बड़ी हुई है या फिर बचपन में भी कभी उसे अपनी दादी का प्यार महसूस ही नहीं हुआ, जबकि उसकी दादी की जो बेटी है यानी कि इसकी जो बुआ है उसके बच्चों को इसकी दादी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत सारे गिफ्ट्स भी ला करके देती थी। यामिनी की दादी एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर थी। उनके बारे में आसपास के लोग बात करते थे कि ये किसी ना किसी गलत काम में या फिर डार्क रिचुअल्स में इन्वॉल्व है, लेकिन किसी के पास भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था और लोग उनके सामने ये बात कहने में भी डरते थे। अब एक बार बचपन की बात है जब यामिनी खेलते खेलते अपने दादी के रूम में चली गई थी और वहां जाकर के उसने अपनी दादी की अलमीरा खोल ली थी, तो उसने देखा कि उस अलमीरा के अंदर ढेर सारी अंगूठियां पड़ी हुई थी जिसमें अलग अलग कलर के स्टोन्स लगे हुए थे और उसके साथ में ही ढेर सारी पोटलियां भी पड़ी हुई थी। दादी के बारे में कुछ तो ऑफ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या। अब कुछ समय पहले जो यामिनी की मदर है उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इधर उधर वैद्य से बात की, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी मदर के साथ क्या प्रॉब्लम है। थक हार के ये लोग एक मॉन्क के पास गए और वहां जाकर के इन्होंने हीलिंग वगैरह करवानी शुरू की। तो वहां जाकर के पता लगा कि यामिनी और उसकी मदर, इन दोनों के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया। या तो ये यामिनी की मदर पे वर्क करेगा या फिर यामिनी पर। बेसिकली जब इन्होंने पूछा कि ये ब्लैक मैजिक क्या है और क्या चीजें हैं, तो उस मॉन्क ने बताया कि किसी ने शमशान में जाकर के इनके ऊपर एक मसान को छोड़ दिया है और मसान एक ऐसा मखलूक है जो हमेशा अपना काम पूरा करके ही लौटता है। जब इन लोगों ने उस मॉन्क से पूछा कि ये ब्लैक मैजिक किसने करवाया है, कौन है इसके पीछे, तो सामने से उस मॉन्क ने कहा कि मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतनी बात जरूर बता सकता हूं कि ये कोई आपके परिवार का ही इंसान है। उस समय भी इन लोगों को अपनी दादी पर पूरा शक था कि शायद ये इन्होंने ही करवाया है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये तो था उसकी मदर का किस्सा, लेकिन अब आते हैं यामिनी पर और उसके खौफनाक एक्सपीरियंसेस पर। बात है एक दिन की जब उसके दोस्तों ने प्लान किया कि हम दार्जिलिंग शहर का 360 डिग्री रूट बाइक राइड से कंप्लीट करेंगे और फिर ये करके शाम में घर वापस आ जाएंगे। उसके कुछ दोस्तों के पास बाइक्स वगैरह थी, तो उसके दोस्तों के ग्रुप का लगभग हर एक इंसान जा रहा था। यामिनी ने अपने फादर से परमिशन मांगी और उसके फादर ने यह कह करके हाँ कर दिया कि चली जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शाम होने से पहले, एटलीस्ट अंधेरा होने से पहले पहले वापस आ जाना, क्योंकि शाम में उसके ताऊजी की फैमिली भी घर पर आने वाली थी। यामिनी ने अपने फादर से कह तो दिया था कि वो अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएगी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि ये जो 360 डिग्री रूट राइड वाला सीन है उसमें उन्हें रात होने वाली है। फाइनली यामिनी और उसके दोस्त घूमने के लिए निकल गए और यहीं पर एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। यामिनी और उसके दोस्त घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्हें 8 बज गए थे, लेकिन 5 बजे से ही उसके फादर उसे रेगुलर कॉल्स कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि वो कब वापस आ रही है। इसी बीच उसने 1-2 बार अपने फादर का फोन उठा करके जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे जैसे 8 बजे अपने फादर के डर के मारे यामिनी ने फोन ही उठाना छोड़ दिया था। बीच बीच में जब उसके दोस्तों के पास फोन आए तो उन्होंने जरूर उसके फादर को कहा था कि अंकल यामिनी हमारे घर पे है, हम उसे खाना खिला करके भेज देंगे, लेकिन सामने से उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पर यामिनी के पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे और जब उनकी फैमिली ने एक ऐसा शक उनके दिमाग में प्लॉट कर दिया था तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे और इसी घबराहट का फायदा उठा करके उसके ताऊजी के फैमिली ने उनसे कहा कि हम एक बहुत ही सिद्ध साध्वी जी को जानते हैं, अब एक बार उनसे बात कर लीजिए, शायद वो आपकी इस मामले में मदद कर पाए। पेरेंट्स उसके इस समय बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थे, बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन में थे, तो यहाँ पर उनके पास इनकी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था।
उन्होंने तुरंत साध्वी जी को फोन किया और उनसे बात की तो सामने से साध्वी जी ने फोन पर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उन्होंने भी यही बात की कि आपकी बेटी हकीकत में किसी के साथ भाग गई है। अगर आज वो वापस लौट करके नहीं आई तो आप अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाओगे। फोन काटते हुए साध्वी जी ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि मैं आपकी बेटी के लिए प्रे करूंगी कि वो घर पर वापस लौट आए। ये लोग अभी तक बहुत ज्यादा घबरा गए थे, तुरंत अपनी गाड़ी निकाल करके अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल रहे थे कि इतनी देर में ही यामिनी वापस घर लौट आई। यामिनी को देखते ही उसकी मदर बहुत बुरी तरह से रोने लगी, सब उसको हग करने लगे और फिर सब डांटने भी लगे कि तो इतनी रात तक कहां पर थी। फाइनली यामिनी घर वापस लौट आई थी, लेकिन इसके आने पर इसकी ताई जी ने कहा कि साध्वी जी ने वहां से प्रे की होगी, इसकी दिमाग में चीजें सही की होंगी, इसीलिए आपकी बेटी वापस लौट आई है। यहाँ से साध्वी जी को फोन किया गया और उन्हें बताया गया कि हमारी बेटी वापस आ गई है। तो उन्होंने फोन पर ही कुछ मंत्र वगैरह चांट किए और यही करते हुए यामिनी को वहां बैठाकर नहलाया गया। यामिनी बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही थी कि मेरे घर में ये क्या चीजें हो रही हैं जो आज तक पहले कभी भी नहीं हुई हैं। लेकिन क्योंकि सब बड़े इन्वॉल्व थे तो वो बहुत ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उन साध्वी जी ने यामिनी को फोन पर कहा कि तुम एकदम मेरे जैसी हो, तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर्स हैं, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और अभी तक तुम्हें इन सब बातों का पता नहीं है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा गुमसुम सी रहती हो। लेकिन यामिनी जानती थी कि उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, उसे कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ था। साध्वी जी ने यहाँ पर उसके पेरेंट्स से कहा कि आपकी बेटी को मेरे पास लेकर के आओ, मैं उसकी वेलबींग के लिए एक पूजा करूंगी ताकि उसे सद्बुद्धि मिले, वो सही राह पर चली जाए। अब क्योंकि साध्वी जी ने कह दिया था तो इन लोगों को अपनी बेटी को लेकर वहां पर जाना ही था। अगले दिन ये लोग यामिनी को लेकर के उन साध्वी जी के घर पहुंचे और उनका घर दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर एक छोटे से गांव में था और उनका घर भी काफी ज्यादा छोटा था। यहाँ पर पहुंचते ही यामिनी को बहुत ज्यादा अजीब फील होने लगा, कुछ नेगेटिव सा लग रहा था, लेकिन इसके पेरेंट्स की आंखों पर जाने क्या पर्दा चढ़ा था, उनको सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। यहाँ पर आने से पहले उन साध्वी जी ने इन लोगों से कुछ सामग्री भी मंगवाई। 7 अलग अलग धाराओं का पानी, यानी 7 डिफरेंट नेचुरल जगहों से निकलता हुआ पानी, 7 अलग अलग तरह की लिकर्स और 7 अलग अलग तरह की सिगरेट्स। ये सामग्री थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन क्योंकि साध्वी जी ने कहा था तो किसी ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया। इसके बाद यामिनी की यहाँ पर एक पूजा स्टार्ट हुई और पूजा स्टार्ट होने के काफी देर तक कुछ भी नहीं हुआ। बैठे बैठे यहाँ पर साध्वी जी ने कहा कि अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुमने काले कपड़े पहने और काला नहीं पहनना था। इसके बाद वो अपने एक कमरे के अंदर गई, वहां से एक लाल कलर की टी शर्ट लेकर के आई और उसे यामिनी को पहना दिया। इसके बाद फिर से यामिनी की पूजा स्टार्ट हुई और ये पूजा स्टार्ट होने के बाद उन्होंने एक चावल लिए, उस पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और उसे फेंक करके यामिनी की ओर मारा। ये करते ही यामिनी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोने लगी। यामिनी के अंदर पता नहीं क्या हो गया था, क्या चीज आ गई थी। वो अपने बालों को अजीब तरह से घुमा रही थी, अपनी गर्दन घुमा रही थी और बड़ी अजीब तरीके से बातें कर रही थी। हकीकत में तो उसे सिर्फ इतना ही याद है कि यहाँ पर वो रोने लग गई थी, बाकी सारी चीजें आगे चल करके उसके पेरेंट्स ने उसे बताई थी। काफी देर तक यहाँ पर ये सब कुछ चला। साध्वी जी ने इन लोगों से कहा कि अब इस लड़की के बाल डेडलॉक हो जाएंगे और अब उसे कटवाना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सबसे कहा कि ये बच्ची एक स्पेशल चाइल्ड है और इसके अंदर हीलिंग पावर्स हैं और यहाँ से इसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। और फिर हकीकत में हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस दिन के बाद यामिनी एक अलग ही कैरेक्टर बन गई थी। उसका कमरा कमरे से ज्यादा मंदिर लगने लगा था। इवन दो वो एक बुद्धिस्ट थी, लेकिन उसे हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके कमरे में शिव जी, काली माता और लगभग हर एक देवी देवताओं की तस्वीरें रहने लगी। साध्वी जी ने उससे यह भी कहा कि अपने कमरे के अंदर एक त्रिशूल ला करके रख दो और उस पर कुछ बैंगल्स लटका दो। इन सब चीजों के साथ यामिनी की जिंदगी बहुत ज्यादा बदलने लगी थी। हकीकत में वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगी थी और जब भी वो आंखें बंद करती थी तो सही में उसे डायरेक्शंस दिखती थी, वो नेगेटिव एनर्जी को सेंस कर लेती थी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजें और बदल रही थी। उसके जितने भी दोस्त थे वो सब उससे बहुत ज्यादा डरने लगे थे। उसको देख करके उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि कल ये जो हमारे साथ पढ़ा करती थी, जो लड़की नॉर्मली रहती थी, आज उसके डेडलॉक बाल हैं, वो एकदम साध्वी जैसी लगती है, तो कोई उसके पास में भी नहीं आता था। काफी दिन तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा और उसके बाद एक और गेम की शुरुआत हुई। एक दिन अचानक से यामिनी बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करने लगी। वो लड़की जो हमेशा भगवान को फील करती थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती थी, अचानक से उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को सेंस करने लगी।
एक दिन जब वो अपना माथा टेकने के लिए भगवान के सामने झुक रही थी तो अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जस्ट पीछे सफेद कपड़े पहने कोई खड़ा है। उसने अपनी तिरछी आंख से कई बार पीछे देखने की कोशिश की और हमेशा उसे अपने जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता, लेकिन जैसे ही वो मुड़ करके वहां पर देखती तो वहां पर कोई भी नहीं होता। यामिनी अब बहुत ज्यादा डरी डरी रहने लगी थी। जब भी वो अपनी छत पर जाती थी तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स आते थे कि यहां से कूद जाओ, अपनी जान ले लो, सब कुछ खत्म कर दो। जब भी वो कोई नुकीली चीज देखती थी, कोई तीखी चीज देखती थी तो उसका मन करता था कि इसे उठा करके अपने पेट में मार ले, लेकिन किसी तरह से यामिनी ने अपने आप को संभाल रखा था। इन नेगेटिव थॉट्स से खुद को दूर रखा हुआ था। यामिनी अब काफी ज्यादा पतली हो गई थी, वो वेट लूज करने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहने लगे थे। जब भी वो सुबह सुबह सो करके उठती तो उसके पूरी बॉडी पर ब्लड क्लॉट्स जैसे निशान होते, ऐसे नीले नीले धब्बे होते जैसे किसी ने उसको बहुत ज्यादा पीटा है। आउट ऑफ नोवेयर ये निशान उसके शरीर पर आ जाते और अपने आप ये निशान गायब भी हो जाते। ये चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, इसीलिए यामिनी ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने तुरंत साध्वी जी को फोन किया और उनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो सामने से साध्वी जी ने कहा कि शायद यामिनी ने कोई गलती की होगी, इसीलिए भगवान उसे सजा दे रहे हैं। जब उन्होंने उनसे वो सॉल्यूशन पूछा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है तो उन्होंने इस बात से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने ये सब कुछ शुरू किया और भगवान को ही अगर सही करना होगा तो वो खुद ही सब कुछ सही कर देंगे। यहाँ पर यामिनी और उसके पेरेंट्स को साध्वी जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि आज यामिनी जो भी कंडीशन में थी वो सब कुछ उन साध्वी जी की वजह से थी। अदरवाइज वो तो अपना आराम से पढ़ाई कर रही थी, स्टडी करती थी, स्कूल जाती थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। यहाँ पर यामिनी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी, डरी सहमी इधर उधर देखती रहती थी और एकदम पागल सी होती जा रही थी। क्योंकि साध्वी जी से पंगा लेना यहाँ पर ठीक नहीं था, ये लोग उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। तो फाइनली इन्होंने सोचा कि किसी और हीलर के पास जाकर के एक बार बात करके देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और जब ये लोग किसी और हीलर के पास पहुंचे और वहां पर जो बातें पता चली वो सुनकर के ये बहुत बुरी तरह से हिल गए थे। उस हीलर ने इन लोगों से कहा कि आप लोग खुद ब्लैक मैजिक के मुंह में चल करके गए हो। उस साध्वी ने जो कुछ भी वो लिकर और सिगरेट वाला रिचुअल किया था, उस चीज ने आपकी बेटी के ऊपर किसी बहुत ही बुरी एंटिटी को छोड़ दिया है। उसने ये भी बताया कि उन साध्वी ने जो कोई भी रिचुअल किया था वो किसी के कहने पर किया था और शायद उस चीज के किसी ने उसे पैसे दिए थे। उसी ने इसके पीछे एक पितृ प्रेत को छोड़ दिया है और अब इससे पीछा छुड़वाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसने ये भी बताया कि जब ऐसे प्रेत किसी के पीछे लग जाते हैं तो आसानी से नहीं जाते, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी को आराम दे पाऊं, उसे ठीक कर पाऊं। वहां पर यामिनी को बैठा करके उसकी सद्बुद्धि के लिए, उसके ठीक होने के लिए एक पूजा की गई और उसके बाद हकीकत में यामिनी को बेहतर फील होने लगा। लेकिन जैसा उस हीलर ने कहा था, ऐसी चीजें बिल्कुल आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं। उस पूजा के बहुत समय बाद तक यामिनी एकदम ठीक फील करती रही, लेकिन करीब 1 महीने के बाद यामिनी एक बार अपने दोस्त के घर पे बैठी थी और ये लोग उसके बेडरूम में बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। तभी यामिनी ने देखा कि उसके बेड के पीछे एक स्क्रू ड्राइवर पड़ा हुआ है। उसने वो स्क्रू ड्राइवर उठाया और उठा करके सीधा अपने हाथ के अंदर चुभा लिया। यामिनी का पूरा हाथ खून से भर गया। उसकी दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गई तो उसने तुरंत उसके पेरेंट्स को फोन किया और यामिनी को हॉस्पिटल ले जाया गया। यामिनी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी और उसे एंजाइटी होने लगी थी, क्योंकि वो सब कुछ वापस से सहन नहीं करना चाहती थी जो उसने पहले सहन किया था। वो हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ती कि भगवान प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी हीलर ने भी उसे कहा था कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव फील करना है, ये फील करना है कि कोई भी ऐसी एंटिटी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यामिनी अब यही सब करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक बार उसके पेरेंट्स उसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क के पास भी लेकर के गए। वहां पर जाकर भी उसके लिए कुछ रिचुअल्स हुए, कुछ पूजा हुई और फिर उन मॉन्क ने कहा कि अब तुम एकदम ठीक हो जाओगी, अब कोई भी चीज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम एकदम परफेक्टली फाइन हो। इस मॉन्क के रिचुअल्स करने के बाद काफी समय तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से 1 महीने के बाद चीजें बदली। यामिनी की रात में अचानक से नींद खुल जाती और जब जब भी ऐसा होता तो रात के 2 बजे होते। यामिनी को फिर से बहुत ज्यादा डर लगने लगा, अपने आसपास मौजूदगी महसूस होने लगी और उसकी पूरी जिंदगी फिर से एंजाइटी और डिप्रेशन से भर गई।
अब यामिनी के साथ बार बार ये चीजें रिचुअल्स के बाद क्यों रिपीट हो रही थी, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग रीजन है जो आगे आने वाली कहानी में आपको पता लगेगा। ये सब कुछ यूं ही चल रहा था कि यामिनी के फादर का ट्रांसफर हो गया। जब भी उसके फादर का ट्रांसफर होता था तो ये पूरी फैमिली, मतलब यामिनी, उसके मम्मी पापा, उसकी दादी, उसकी भूआ के बच्चे, ये सब कुछ उसके फादर के साथ जाकर ही शिफ्ट हो जाते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद उनका एक नया घर हो गया था, तो यामिनी को लग रहा था कि सारी चीजें पीछे रह गई हैं और इस नए घर में उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ शिफ्ट हुए करीब 15 से 20 दिन हुए ही थे कि एक दिन जब यामिनी और उसका छोटा भाई अपने कमरे में लेटे हुए थे तो उस दिन यामिनी को नींद नहीं आ रही थी। यामिनी काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, 12 बजने वाले हैं, कहीं कोई चीज गलत ना हो जाए, कहीं कोई अजीब सी चीज ना दिख जाए। क्योंकि जैसा भी था, पास्ट में यामिनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसके दिमाग में एक डर तो बैठ ही गया था। अब जैसे ही 12 बजते हैं यामिनी का बेड धीरे धीरे हिलने लगता है और ऐसा करते करते वो बेड बहुत ज्यादा तेज तेज हिलने लगता है। यामिनी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा घबरा गई। उसका पूरा कमरा नेगेटिविटी से भर गया था। वो जोर जोर से चिल्ला करके अपने पेरेंट्स को आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज इस कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी। यामिनी ने जल्दी से अपना फोन उठाया और तुरंत अपने पेरेंट्स को फोन किया जो साथ के ही कमरे में थे, और उनसे कहा कि जल्दी भाग करके आओ, मेरा बेड बहुत जोर से हिल रहा है। हालांकि यामिनी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसके पेरेंट दौड़ करके आए और आते ही उन्होंने जब कमरे की लाइट जलाई तो यामिनी का बेड हिलना बंद हो गया। उसके बेड की मूवमेंट एकदम शांत हो गई। उसके छोटे भाई को उठाया गया जो कि उसी के बेड पर सो रहा था, और उससे पूछा गया तो उसके भाई को कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं हुई थी। यानी कि ये सब कुछ सिर्फ यामिनी के साथ हो रहा था, उसके भाई को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था। उस दिन उसके पेरेंट्स उन्हीं के कमरे में नीचे मैट्रेस बिछा करके सो गए क्योंकि यामिनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसी दिन से यामिनी के साथ फिर से वही एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, ये सब कुछ वापस से शुरू हो गया। और एक और भयानक चीज की शुरुआत हुई जो हकीकत में बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। एग्जैक्ट रोज रात को 12 बजे यामिनी को अपने जस्ट ऊपर छत पर ऐसी आवाजें आनी शुरू होती जैसे कोई इधर से उधर घूम रहा है, और उसके हाथ में एक सूटकेस है जिसकी आवाज उसे गोल गोल घूमते हुए सुनाई दे रही है। यामिनी इस चीज से काफी ज्यादा डर गई थी, तो उसने ये बात अपनी मदर को बताई। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम सारी रात बैठ करके फोन चलाती हो, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यामिनी जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और देर रात तक बहुत बार उसे नींद भी नहीं आती थी। अब इसके काफी दिन बाद एक दिन ऐसा हुआ कि यामिनी को 12 बजे से पहले ही नींद आ गई, और उस दिन उसकी मदर के साथ एक चीज हुई। ये उनका सपना था या हकीकत में उनकी नींद खुली थी, इस बात पे ना उसकी मदर श्योर है और ना ही यामिनी श्योर है। उस दिन रात को एग्जैक्ट 12 बजे जब उसकी मदर की नींद खुली, या फिर वो जो सपना था उसमें उन्हें हकीकत में उनके जस्ट ऊपर वही आवाज आने लगी जो यामिनी को आती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इधर से उधर घूम रहा है और एक सूटकेस लेकर के ऊपर गोल गोल घुमा रहा है। यामिनी की मदर एक ऐसी औरत है जो डरती नहीं है, बहुत ज्यादा अपने ईस्ट पर उन्हें भरोसा है और भूत प्रेत से तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। यहाँ पर उसकी मदर अपने बेड से खड़ी हुई और उन्होंने छत पर जाकर के देखा। वहां पर हकीकत में उन्हें एक बहुत ही भयानक काला साया इधर से उधर घूमता हुआ दिख रहा था, लेकिन उस समय इनफैक्ट उसके हाथ में कोई ऐसा सूटकेस नहीं था। ये करता हुआ वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, ऐसा दिख रहा था कि उसे बहुत मजे आ रहे हैं यामिनी को परेशान करके। यहाँ पर उसकी मदर ने उस साये से कहा कि अच्छा, तू है जो मेरी बेटी को इतने समय से परेशान कर रहा है, और फिर वो अपने ईस्ट के किसी मंत्र को वहां पर चांट करने लगी। जैसे ही उन्होंने ये मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो साया उनसे बहुत ज्यादा डर गया और दूर भागने लगा, और उनकी आंखों के सामने ही वो छत से नीचे कूद गया। जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो वो साया फिर से घर के अंदर की तरफ भाग रहा था। ये देख करके उसकी मदर भी जल्दी से नीचे उतरी, और नीचे जाकर के उन्होंने देखा कि वो काला साया अब उनके किचन में जा चुका है। उसकी मदर यही मंत्र जाप करते हुए वापस से किचन के अंदर गई, और उनके सामने ही ये मंत्र सुनते सुनते वो काला साया बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा उसे दुख लग रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और उन्हीं के सामने फिर वो काला साया वहीं पर खत्म हो गया। ये हकीकत में उनका सपना था या फिर उनकी नींद खुली थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अगले दिन यामिनी से कहा कि अगर तेरे सामने भी कोई ऐसी चीज आ जाए या कोई चीज तुझे परेशान करे तो अपने ईस्ट को याद किया कर और ये वाले मंत्र चांट करना शुरू कर दिया कर। इसके बाद हकीकत में यामिनी के साथ चीजें ठीक होने लगी।
जैसे हकीकत में उसकी मदर ने किसी शैतान को मार भगाया हो या फिर उसे हटा दिया हो। यामिनी उसके बाद कम डरती थी, बहुत ज्यादा आराम से सोती थी, उसकी नींद भी पूरी होती थी और जितनी भी आवाजें उसे आती थी, डर लगता था, वो सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। एक बात मैंने आपसे कही थी कि यामिनी के साथ ये सारा कुछ बार बार क्यों हो रहा था, जबकि वो हीलिंग भी करवा करके आ जाती थी, उसके कुछ समय बाद ये चीजें फिर से शुरू हो जाती थी। तो यामिनी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ भी उसके साथ जो हो रहा था, वो सब कुछ उसकी दादी करवा रही थी। और ये उसका मानना इसलिए था क्योंकि जब भी ये लोग किसी मॉन्क के पास जाकर के आते, हीलिंग करवा के आते या यामिनी का इलाज करवा करके आते और जब भी ये घर पर लौटते तो ये देखते कि इसकी दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती थी। कभी उनके पैर दुख रहे होते थे, कभी उनकी कमर सूज जाती थी, कभी उनकी तबीयत हकीकत में बहुत ही ज्यादा ऐसी होती थी कि बुखार हो रहा है, वॉमिट हो रही है या उनके बहुत बुरे हाल हो रहे होते थे। अब ब्लैक मैजिक के साथ एक सीन है कि अगर आपने किसी पर करवाया है और सामने वाले इंसान ने उसकी हीलिंग ढूंढ लिया, अपने आप को ठीक करवा लिया, तो वो लौट करके आपके पास जरूर आता है। और शायद इसीलिए उसकी दादी की तबीयत खराब हो रही थी, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद भी यामिनी की दादी इन सब चीजों से बाज नहीं आ रही थी। वो हमेशा अपनी बेटी के साथ बाहर जाती। लोगों में ये रूमर्स थे कि वो अजीब लोगों से मिलती है, शायद तांत्रिकों से मिलती है और किसी तरह से इन लोगों के परिवार को टॉर्चर करने के तरीके ढूंढती रहती थी। यामिनी इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी, तो उसने फैसला लिया कि वो अपने अंकल के पास दुबई में शिफ्ट हो जाएगी और अपनी फैमिली को भी बहुत जल्दी वहां पर बुला लेगी। यामिनी ने बताया कि आज वो दुबई में है, लेकिन आज भी कभी कभी वो डर, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। उनकी दादी की एज आज 80 साल हो गई है, लेकिन आज भी वो इस मोह माया से बाहर नहीं आ पाई है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के कोई ना कोई तरीके ढूंढती रहती है। यामिनी ने बताया कि उनकी दादी इन जनरल इंसान ही ऐसी हैं कि उन्हें लोग पसंद ही नहीं थे। उन्होंने कभी भी उन्हें किसी को प्यार से देखते हुए नहीं देखा, किसी से प्रेम से बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी। एक और कहानी, एक और किस्सा, जहां पर हमें बर्बाद करने के पीछे हमारे अपने होते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से, प्रॉपर्टी, जलन या जाने कैसी कैसी चीजों की वजह से वो आपको तबाह करने के बारे में सोच लेते हैं। खैर, हम यामिनी जी की वेलबींग की दुआ करते हैं और आपको भी हिदायत देते हैं कि हमेशा सचेत रहें, पॉजिटिव रहें, अपने अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु को याद रखें, तो ये चीजें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह से आप हमारे इंस्टा को भी फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते खेलते रहें। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।